हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 7th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। तो इसका जो है फर्स्ट चैप्टर आज करवाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है, उसका नाम है समानता। तो एक चित्रकथा के माध्यम से समानता क्या होती है, किस प्रकार से हमारे समाज में विद्यमान है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कतार में लोग खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं, इनको वोट देना है। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनके जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, है ना। इसमें कुछ अमीर तो कुछ गरीब हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एक छोटे लाल जो किसान है, फिर यहाँ पे एक शिक्षक हैं, व्यापारी हैं, छात्र हैं, घरेलू कामगार जो है वो औरतें हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि कारीगर हैं, गृहिणी हैं, परामर्शदाता हैं, है ना, सरकारी अधिकारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो है बेरोजगार हैं। सभी प्रकार के जो है व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो कतार है, आपको ये वोट देने की लाइनें लगी हुई हैं। ये सब वोट देने के लिए जो है एक लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पे सभी प्रकार के जो है लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिनका व्यवसाय अलग अलग है ना, लेकिन वो एक ही स्थान पे खड़े हैं एक वोट के लिए। तो ये समानता के बारे में हम इस चित्रकथा के माध्यम से समझेंगे कि समानता होती क्या है दोस्तों। यहाँ पे दो औरतें हैं, एक का नाम है कांता और दूसरे का नाम है सुजाता, है ना। ये दोनों वोट देने के लिए इंतज़ार कर रही हैं कि हमारी पारी कब आएगी। तो ये जो कह रही है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में जो है वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो ये कह रही है कि कितनी अच्छी बात है कि हम सभी जो है एक ही लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए, है ना। सबके पास जो है समान अधिकार है। तो तब तक जो है कांता की बारी आ जाती है। तो जो है सुजाता बोलती है कि चल कांता, अब तेरी बारी, अब तू वोट डाल गया, है ना। तो ये जो वोट डालने जाती है तो ये सोचने लगती है कि मैं किसको वोट दूं, है ना। तो ये बोलती है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी पाइपलाइन लाने की जो है वादा किए हैं। तो एक वादा ऐसा व्यक्ति जो आया था और इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो हम आपके मोहल्ले में जो है पाइपलाइन ला देंगे। तो ये बोल रही है कि मन में मैं सोच रही है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी, है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों। जब वोट देकर जो है घर जा रही होती है तो उसके जो साहब हैं वो मिल जाते हैं। तो उसे कहते हैं कि बाद में आना कांता। तो ये बोलते हैं कि जी साहब नमस्ते, मैं बाद में आऊँगी, है ना। तो इसकी जो बेटी होती है उसका जो है तबीयत ख़राब होता है ना। तो वो बोलती है अपने दोस्त से कि गुड़िया बुखार से पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर जाकर काम जो है करूँगी और उनसे कुछ पैसे उधार ले लूँगी, क्योंकि इसके पास जो है पैसे नहीं है गुड़िया के जो है तबीयत ख़राब है उसको इलाज करवाने के लिए। तो ये बोल रही है कि मैं कुछ पैसे जो है उनसे अगर काम पर जाऊँगी तो मांग लूँगी, है ना। तब तक के लिए थोड़ी सी देर घर पर आती है अपनी बेटी से मिलने और बोलती है कि ये ले पी ले पानी और कुछ समय और जो है इंतज़ार कर लो, उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे, है ना। तब तक जो है कुछ राहत मिलेगा तुमको। तो जब घर से बाहर निकलती है दोस्तों तो ये सोचने लगती है कि जो हमारे मोहल्ले में जो इतनी गंदगी पड़ी हुई है तो क्यों ना लोग बीमार होंगे, है ना। कह रहे गुड़िया बार बार क्यों नहीं बीमार पड़ेगी। इस बस्ती में तो काफ़ी साफ़ सफाई जो है होती ही नहीं है, तो लोग बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे, गंदगी इतनी है, बीमार तो पड़ेंगे ही। ये जब घर से बाहर निकली तो इसने देखा कि कूड़े करकट पड़े हुए हैं ना। तो ये अपने मालकिन के घर पे जाती है साफ़ सफाई के लिए, है ना। तो देखिए किस तरीके से ये साफ़ सफाई कर रही है और यहाँ पे जो इसकी मैडम बैठी हुई हैं वो कह रही है कि जो है कोने को अच्छे से साफ़ करना है ना, धौंस दिखा रही है इस पर। फिर जब कांता काम ख़त्म करने के बाद अपनी मालकिन से पैसे मांगती है तो मालकिन जो है पैसे देते हुए कहती है कि ये ले कांता पैसे, है ना, पर पहले से मांगने की आदत मत बना लियो। तो ये बोलती है कांता को कि ये पैसे तो मैं दे रही हूँ लेकिन इसका जो है आदत मत डाल लेना पहले से ही पैसे की। तो बोलती है कि जी मैडम नहीं बनाऊँगी। उसके बाद जो है इसकी बेटी की तबीयत ख़राब था तो ये अपनी बेटी को लेकर जो है हॉस्पिटल जाती है। तो बोलती है कि बस ज़रा सा बेटी, ज़रा सा दूर है, बस पहुंचने ही वाले हैं ना। तो वहाँ पे जब जाती है तो देखती है कि बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं हॉस्पिटल में, बहुत सारे उसी के जैसे गरीब लोग खड़े हैं। तो ये यहाँ पे सोचने लगती है क्या जो हमारे साहब हैं उनको भी इस प्रकार की लाइनों का सामना करना पड़ता होगा हॉस्पिटल जाने के लिए, है ना। क्योंकि हमने वोट तो एक साथ दिए तो क्या दिखाने के लिए भी इस प्रकार की कतार में वो खड़े होंगे। तो वही सोचती है कि जैन मैडम और साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हो
पर अपने बच्चे के इलाज के लिए उन्हें लाइन में जो है लगना पड़ता है। तो ये सोचने लगी कि वहाँ पे तो हमें समानता दिख रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे तो समानता नहीं दिखता है, क्योंकि जैन साहब जो है बहुत अमीर है, क्या अपने बच्चे की जो है दिखाने के लिए भी वो इस प्रकार की लाइनों में लगते होंगे? ऐसे जो है सवाल इनके मन में आ रहे थे दोस्तों। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको जो है हम स्टार्ट करते हैं, वो है मताधिकार की समानता, है ना, वोट डालने की समानता। तो आइए देखते हैं हमारे देश में जो है किस प्रकार के नागरिकों को ये वोट देने की जो है समानता दी गई है ना, किस किस जो है कौन कौन से लोग ये वोट दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कांता जो है वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी, उसको वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, उसके साहब भी मिले, उसके जो है पड़ोसी भी मिले, है ना। तो इसका जो है इस कहानी का जो है प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है, और वह पुनः विभिन्न लोगों की ओर देखे, और जो उसके साथ लाइन में खड़े थे, जैसे कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को पहचान लेती है ना। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सब वयस्क को मत देने का अधिकार है। वयस्क का मतलब क्या समझते हैं? जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, जिनके नाम मतदाता सूची में होते हैं, वो वोट देने के लिए जो है एलिजिबल होते हैं ना। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उन जो है मताधिकार के लिए उनकी जो है वयस्क होनी चाहिए, है ना। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष जो है पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो रही है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो सभी वोट देने के लिए जो है अधिकारी होते हैं इसके, है ना। और यह सभी तंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विचार है समानता के विचार पर आधारित है ना, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, क्यों ना वो एक वोट जो है किसी भी प्रकार की स्थिति हो उसकी, उसको हर जो है नागरिक को एक वोट का अधिकार है। ना कि कोई अगर धनी है तो उसको 4 वोट देने होंगे, नहीं, सभी को एक वोट देने का अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, और वह यह देखकर बहुत खुश हो रही थी कि और अन्य सबके बराबर के, क्योंकि उन सबके जो है बराबर के अधिकार हैं और सभी एक ही वोट दे रहे हैं और सभी एक ही कतार में खड़े होकर वोट दे रहे हैं ना, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी जो है जाति से आते हों। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के जो है वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगता है। जैसे कि आपने देखा कि जो है उसकी बेटी की तबीयत ख़राब होती है तो वो लाइन जाती है, हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे भी उसको बहुत लंबी कतार का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे लाइन में लगनी पड़ती है। तो उसके दिमाग में आता है क्या उसके जैन साहब भी इस प्रकार के लाइनों से गुजर कर अपने बच्चों को जो है हॉस्पिटल में जो है इलाज करवाते हैं? तो ये शंका उसके मन में पैदा हो रहा था। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दिया? तो आपको पता है कि जो है वो अपनी बच्ची का हॉस्पिटल में इलाज कराने गई थी और उसको एक लंबी कतार का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से उसके मन में जो है शंका हो रहा था कि उसके जो है सर थे, जो उसके मालकिन थे, वो भी जो है इस प्रकार की लाइनों का सामना करते हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए या नहीं, है ना। तो आगे जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसको देखते हैं अन्य प्रकार की असमानताएँ। अब अभी तक तो हमने समानता की बात करी कि वोट देने के लिए सभी व्यक्ति को जो है समान अधिकार है, सभी लोग एक वोट दे सकते हैं, चाहे वो कितने अमीर हो कितने गरीब हो, है ना। लेकिन अब और भी ऐसी असमानताएं जो हमारे समाज में विद्यमान है, वो किस प्रकार से हैं उसको हम देखते हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और उन्हें मताधिकार प्राप्त है ना, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने का स्थिति और समानता बहुत दूर होता है। निर्धर होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारण से भी असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इसका आशय है कि हम निम्नलिखित 2 कहानियों से को पढ़ेंगे और उससे समझेंगे कि जो है असमानता हमारे समाज में किस प्रकार से विद्यमान है, चाहे वो जातिगत असमानता हो या किसी प्रकार की भी जो है असमानता हो। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था का अनुभव आपने बहुत पहले ही किया होगा, जब बच्चे होंगे या फिर अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो आप इस प्रकार की असमानताओं से कभी ना कभी अवगत हुए ही होंगे, है ना। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में आपने कर लिया होगा। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन पर जो है ध्यान दीजिए, उसके कॉलम पर ध्यान दीजिए, किस प्रकार से में विज्ञापन को छापा गया है कि किस कद की जो है उनको बहू चाहिए, किस कलर की चाहिए, है ना, किस जात की चाहिए। इसको पढ़ने से जो है असमानताओं का बोध होता है। तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति जितनी महत्वपूर्ण है ना। ये आप शहरों में देखेंगे अधिकतर कि आपको इस प्रकार की जातिगत व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे विज्ञापन आप देख लीजिए या फिर कुछ ऐसी जो है क्रिया प्रक्रिया को देख लीजिएगा जिससे आपको लगता है कि शहरी क्षेत्रों में भी जो है अभी असमानता मौजूद है। लेकिन अगर आप ग्रामीण भारत की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सीधे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाता है ना।
आइए उस कहानी को पढ़ते हैं जिससे हमें असमानता की जो है पहचान होगी, है ना। अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे की है। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जातियों के लिए संबोधित किया जाता है, वो अपने लिए संबोधित करवाते हैं ना। दलित का अर्थ होता है कुचला या दबा हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत देते हैं कि वो पहले भी उसके साथ भेदभाव होता था और वर्तमान समय में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये एक बच्चे की कहानी है जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं जिनकी आत्मकथा है जूठन। वे अपनी जूठन आत्मकथा में लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। किन्हें? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। वह ज़मीन पर बैठते थे। अपने बैठने की जगह एक आते जाते चढ़ाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना होता था, जहाँ से उन्हें बोर्ड पर लिखी अक्षरें भी दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी बिना कारण उन्हें पिटाई भी जो है कर देते थे टीचर। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल के खेल मैदान को साफ झाड़ू लगाने के लिए कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे जो है वजूद से कि बहुत ही बड़ा था, लेकिन जिसे साफ करने में मेरे कमर में जो है दर्द होने लगे थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ किस प्रकार के भेदभाव हुए वो अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं, है ना। वहाँ साफ़ सफाई के दौरान उनके धूल से जो है चेहरे बिल्कुल भर गए, मुंह के भीतर धूल जो है घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। कौन? ओम प्रकाश, है ना, वाल्मीकि। हेडमास्टर अपने कमरे से बैठे हुए थे, लेकिन उनका निगाह जो है उसी पर टिका हुआ था। पानी पीने के तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे और खिड़की दरवाजे से मास्टर और जो है बच्चे जो है आंख छिपा कर तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश से अगले दिनों भी स्कूल और खेल मैदान में झाड़ू लगवाई जा रही थी। यह क्रम तब रुका जब उस रास्ते से उनके पिताजी गुजर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि भाई मेरा बच्चा सब पढ़ रहा है और ये झाड़ू लगा रहा है। तो उन्हें कुछ अटपटा लगा, तो वो स्कूल के अंदर गए और उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में कहा कि मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, है ना, पर इतना याद रखना कि यो यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में। यो ही नहीं, इसके बाद जो भी आवेंगे यही पढ़ेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि मास्टर हो इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और अब पे ये लग रहा हो कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ नहीं पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यही पढ़ेगा और इसके बाद जितने भी दलित बच्चे हैं जो सब भी यहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार का जो है शासन उनके वाल्मीकि के जो है पिता ने किया, है ना। तो अभी तक तो हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी को पढ़ा, लेकिन एक और कहानी है जिसे पढ़कर आपको असमानता का जो है बोध होगा, है ना। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भाग में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है। वो शहर में किराए पर मकान ढूंढ रहे थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास जो है समस्या थी, वो अच्छे मतलब उनके पास पैसे थे, तो वो जो है किराया अफोर्ड कर सकते थे, तो वो एक किराए पे मकान जो है ढूंढ रहे थे। इसके लिए वो जो है एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह कई खाली मकान के बारे में जानते हैं, तो वे किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए और अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक उनके नाम सुने कि ये तो मुस्लिम है, तो उन्होंने जो है ये बहाना बनाया कि हम मांसाहारी लोगों को जो है मकान नहीं देते हैं। तो ये बहाना बनाकर जो है उनको वहाँ से हटा लिया। लेकिन ये बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने ये मना कर दिया कि हम मांसाहारी लोगों को मकान नहीं देते हैं, बल्कि ये जो है आश्चर्य हो गए कि उनके बगल से ही जो है मछली बनाने की बू आ रही थी। और ये प्रॉपर्टी डीलर और जो है दंपति जो है देखकर आश्चर्यजनक हो गए, क्योंकि पड़ोसी से मछली पकाने की जो है गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकान भी जो है पसंद आए। यही बहाना उन्होंने भी बनाया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें जो है दंपति जो है थे अंसारी दंपति, उन्होंने उनके जो है एक एडवाइस दिया कि आप जो है अपना नाम बदल लो, है ना, आप श्री और श्रीमती कुमार रख लो, तो आपको जो है रूम मिल जाएंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं थे। उनको जो है बहुत ठेस पहुंचा कि हम भाई अपना वजूद क्यों बदले एक जो है रूम लेने के लिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक बच्चे से जो है उसका जो है निम्न जाति के होने के कारण उसे झाड़ू लगाया गया। सारे बच्चे पढ़ते थे, वो झाड़ू लगाता था, है ना, उसके साथ ज्यादती की गई। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो किराए पे रूम लेने के लिए गया, उसको इस वजह से रूम नहीं दिया गया कि ताकि वो जो है मुस्लिम है, वो मांस खाता है ना। इस प्रकार के जो है बहाने बनाकर उसको रूम ना देने के लिए जो है वो कहा गया। तो इस प्रकार के जो है असमानता हमारे समाज में आज भी विद्यमान है ना। ये जो है वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा है जूठन, उसका जो है एक फ्रंट पेज है ना।
आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है मानवीय गरिमा का मूल्य, है ना। आइए इसको देखते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है ना। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के हैं, इस प्रकार से उनके जो है इस प्रकार की बातों से उनके साथ जो है असमानता होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उसके सम्मान को जो है ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची थी, क्योंकि वो भी जो है समान नागरिक हैं इस देश के, तो उन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने जो है उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों से कमतर हैं, है ना। बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने तो स्वयं कुछ फैसला नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया, किंतु जब उनके पिता को इस बारे में पता चला कि हमारा बेटा जो है झाड़ू लगाता है स्कूल में और बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो है इसके लिए क्रोध आया और उन्होंने जो है शिक्षकों के सामने विरोध प्रकट किया कि भाई ऐसा क्यों, हमारे बेटे के साथ ही क्यों हो रहा है ना। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सामने जो भी जो है परिस्थिति थी उससे उन्हें बहुत चोट पहुंची, और जब सबसे ज़्यादा चोट तो तब पहुंची जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने के सुझाव दे दिया कि आप अपना नाम ही बदल दो, है ना। तो असमानता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जो है आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया कि हम अपना नाम क्यों बदले, भाई एक रूम की वजह से, है ना, अपना वजूद ही चेंज कर दे, ऐसा क्यों। तो ये जो हमारे समाज की असमानता दिखाई जाती है, ये कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग होते हैं जो कभी नहीं समझेंगे कि इन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है। वो वही प्राचीन समय से चले आ रहे जो है दकियानुसी सोच रखते हैं, है ना। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा से के हकदार थे जो अन्य व्यक्ति रखते हैं, है ना। यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है दोस्तों, एक मूवी आई थी 1975 में, दीवार, है ना। दीवार फिल्म का एक दृश्य है। ये लोग आते हैं जूता पॉलिश करवाने, ये दो बच्चे यहाँ पे बैठ के जूता पॉलिश कर रहे हैं। तो जूता पॉलिश करने के बाद जो है ये पैसे ऐसे फेंक देते हैं इनके सामने। तो ये बच्चा बोलता है कि भाई आप ये पैसे उठाकर सम्मान से मेरे हाथ में दो, मैं फेंका हुआ चीज़ नहीं लेता, है ना। तो ये भी समझ जाते हैं कि भाई इन बच्चों में भी जो है एक भावना है कि हमें भी जो है गरिमा से जीने की जो है आज़ादी है, हमारे जो है हमें भी ये अधिकार प्राप्त है। तो फिर ये जो है पैसे उठाकर इनसे हाथ में देते हैं ना। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।